वेलकम टू मुसास एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है डिग्रीज ऑफ प्राइस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हमने पहले चैप्टर में पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है। उसमें जब पहली हमारे पास टाइप आ रही थी वो थी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसमें हमारे पास 5 टाइप्स थी उन्हीं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की। तो वो हम पढ़ेंगे, उसकी जो टाइप्स थी वो क्या थी या डिग्रीज़ क्या थी। हमने पढ़ा था कि वो तकरीबन 5 डिग्रीज़ होती हैं, 5 टाइप की डिग्रीज़ होती हैं हमारे पास। पहली डिग्रीज़ क्या थी हमारे पास, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, जिसके अंदर हमारे पास एन को आप ले सकते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी कि क्या जाती मोर देन 1 थी, यानी मोर देन यूनिट थी। ओके, यहाँ पर मिसाल के तौर पर स्टेटमेंट देखा जाए तो स्टेटमेंट में क्या है, हमें कहा जा रहा है कि चेंज इन डिमांड चेंज मोर देन प्रोपोर्शनेट टू अ चेंज इन प्राइस, यानी कि प्राइस में जितनी चेंजिंग हो रही है उससे कई गुना ज़्यादा डिमांड में चेंजिंग हो रही है। यहाँ पर खुद देख रहे हैं, a small change in price leads to a very big change in the quantity demand, यानी कि सिर्फ प्राइस में थोड़ी सी स्मॉल चेंजेस ने क्वांटिटी डिमांड में बिग चेंजेस ला दी है। अगर देखें हम लोग इसकी एक्सप्लेनेशन में, तो एक्सप्लेनेशन हमारे पास दो तरीके से आ रही है। यहाँ देखिए हमारे पास फ्लेटर होगा, फ्लेटर देखिए ज़रा, हमारे पास कर्व क्या है, कर्व फ्लेटर है हमारे पास देखिए एक टेबल बना हुआ है जिसके अंदर हमारे पास प्राइस दी गई है 3, 4, 5 और क्वांटिटी डिमांड हमारे पास वो दी गई, यूनिट्स दी गए हैं। देखिए ज़रा, पहली जो हमारे पास प्राइस है वो 3 है। उस जब प्राइस 3 पर थी, लोगों की जो क्वांटिटी डिमांड थी वो क्या थी, 9, यानी प्राइस कम थी और डिमांड ज़्यादा थी। प्राइस बढ़ गई, 4 पे आ गई, डिमांड कम हो गई। 5 पर थी तो डिमांड बहुत कम, यानी कि सिर्फ 1 पॉइंट के फ़र्क से यहाँ पर बहुत 3 पॉइंट का फ़र्क आ रहा है, यानी डिमांड प्राइस में थोड़ी सी चेंजेस, यहाँ पर ज़्यादा चेंजेस लाई। अब अगर नीचे से पढ़ा जाए, 5 रेस थे हमारे पास, 5 रुपीज़ प्राइस थे हमारे पास, तो क्या थी, डिमांड 3 थी। जब 4 पे गई तो डायरेक्ट 3 से 6 पे चली गई। यहाँ 1 यूनिट का फ़र्क आ रहा है, वहाँ पर 3 यूनिट का फ़र्क आ रहा है। जब 4 से 3 पर गई, वहाँ से 6 से 9 पे आ गई, यानी कि टोटल सिर्फ 2 पॉइंट के फ़र्क से यहाँ पर कि 6 पॉइंट का फ़र्क आ गया, यानी कि प्राइस में थोड़ी सी चेंजेस ने डिमांड में ज़्यादा चेंजेस ला दी है। तो हमारे पास ग्राफ बनेगा इस तरह करके। तो ग्राफ में बता रहे हैं कि जब हमारे पास 3 थी प्राइस, तो हमारे पास क्या रही थी, 9 हमारे पास क्वांटिटी डिमांड थी। जब 4 पे है तो हमारे पास 6 पे आ गई, जब 5 पर थी तो 3 पे आ गई, और हमारी जो डी यानी कि डिमांड कर्व थी हमारे पास वो आ गई इलास्टिसिटी मोर देन 1, यानी कि इलास्टिसिटी ज़्यादा है, डिमांड की जो इलास्टिसिटी है वो ज़्यादा है। ओके, अब आते हैं हमारे पास सेकंड टैब में आती है रिलेटिवली इन इलास्टिक। इसके अंदर क्या है, डिमांड चेंजेस लेस देन द प्रोपोर्शनेट चेंज विद अ चेंज इन प्राइस, यानी डिमांड में प्राइस के हिसाब से कम चेंजेस हो रही है, यानी कि हम लोग अगर प्राइस में बड़ा चेंज भी करें तब भी हमारी डिमांड में कम ही चेंज आएगी, क्वांटिटी डिमांड में कम चेंज आएगी, यानी कि हमारे पास इलास्टिसिटी क्या होगी, लेस देन 1 होगी, यानी कि इलास्टिसिटी हमारे पास इसके अंदर कम है। अब ध्यान देखिए क्या होगा, स्टीपर होगा। ओके, जो हमारे पास कर्व होगा वो स्टीपर होगा। यहाँ पर दोबारा एक टेबल दिया गया है हमारे पास, प्राइस इन रुपीज़, यानी कि 1, 3, 6, 9, 8, 7। यहाँ पर बात होती है बेसिक्स नीड की, यानी कि प्राइस जितनी बढ़ जाए हमारी बेसिक नीड वही की वही रहती है, यानी कि अगर इंसान की पूरे महीने की अगर वाटर की नीड्स देखी जाए तो वो 8 गैलन्स ले रहे हैं आप, अगर प्राइस बढ़ भी जाए तब भी उसकी नीड्स तो कम नहीं होगी ना, वो बेसिक नीड्स तो वो 8 की 8 ही रहेंगी, तो वो इतनी डिमांड्स कोई चेंज नहीं होगी हमारे पास। देखिए ज़रा, प्राइस इन रुपीज़ हमारे पास जब 1 थी तो हमारे पास क्वांटिटी डिमांड 9 थी, जब 3 में आ गई प्राइस बढ़ गई तब भी हमारे पास 8 थी, यानी थोड़ा सा फ़र्क आ रहा है उसके अंदर। जब 3 6 पे तब 7 आ गई, यानी यहाँ पर 6 का फ़र्क आया और यहाँ पर सिर्फ 2 यूनिट्स का फ़र्क आया। तो इससे पता चलता है कि बेसिक नीड्स के लिए इंसान अपनी क्वांटिटी डिमांड को कम नहीं करता, जिसकी वजह से हमारा जो कर्व है वो स्टीपर बन गया है, और हमें बता रहे हैं कि इलास्टिसिटी क्या है, लेस देन 1 है यहाँ पर। अब आते हैं नंबर 3 टाइप्स पर, इलास्टिसिटी डिमांड यूनिट इलास्टिसिटी। हमारे पास क्या है, इसका इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1 है, यानी कि जितनी प्राइस में चेंज हो रही है उतनी ही डिमांड में चेंज हो रही है, यानी कि अगर यहाँ कह रहे हैं हमारे पास डिमांड कर्व विल बी फेवरेबल, यानी कि डिमांड कर्व तो फेवरेबल होगा, यानी कि अगर प्राइस की जितनी चेंज हो रही है डिमांड की उतनी ही चेंज हो रही है।
यानी कि दोनों में कुछ ख़ास फ़र्क नहीं हो रहा, दोनों एक दूसरे की इलास्टिसिटी के हिसाब से ही चल रहे हैं, ना कुछ ज़्यादा ना कुछ कम। यहाँ पर हमें इलास्टिक डिमांड की हमें दी जा रही है, यहाँ पर एक टेबल और यहाँ पर उसका कर्व दिया जा रहा है। तो हमने पढ़ चुके हैं जितनी प्राइस में चेंजिंग होगी उतनी ही डिमांड में चेंजिंग होगी। यानी यहाँ देखें, प्राइस में हमारे पास 2 चेंजेस हुई। जब हमारे पास प्राइस 2 थी तो हमारे पास डिमांड थी 8। अब जब 4 पे आई तो हमारे पास उतनी ही चेंजिंग हुई 4 की। यानी कि यहाँ पर 2 की फ़र्क हुई, यहाँ पर 4 की फ़र्क हुई। यानी कि देखिए ना, यहाँ पर जितनी चेंजिंग हुई उसी हिसाब से यहाँ पर चेंजिंग हो रही है। जब 4 से 8 की तरफ आए तो उतनी चेंजिंग यहाँ पर भी हमारे पास, यानी 2 पर आ गई वो। अब देखिए कितनी चेंजिंग हुई। पहली प्राइस थी हमारे पास, फर्स्ट प्राइस थी हमारे पास 2, लास्ट क्वांटिटी डिमांड थी कितनी 2, लास्ट प्राइस थी 8, क्वांटिटी डिमांड थी 8। यानी कि प्राइस के हिसाब से डिमांड ने अपनी चेंजिंग की है। अब आते हैं इसकी ग्राफ की तरफ। ग्राफ हमारे पास क्या आ रहा है, यानी कि वही आ रहा है हमारे पास डी टी और एन इज इक्वल टू 1, एन यानी कि इलास्टिसिटी डिमांड बराबर आ रही है। 2 जब प्राइस थी तो हमारे पास 8 क्वांटिटी डिमांड थी, जब 4 प्राइस थी तो 4 थी, जब 8 थी तो 2 थी। ये बन रहा है हमारा इलास्टिक डिमांड का कर्व। अब आते हैं हम लोग पार्ट टाइप नंबर 4 पर, परफेक्टली और इनफाइनाइटली इलास्टिक डिमांड। यानी कि एन इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू इनफाइनाइट है, या हमारे पास इनफाइनाइट है। अच्छा, आते हैं हमारे पास इसमें क्या कहा जा रहा है कि स्मॉल चेंज इन प्राइस लीड्स टू एन इनफाइनाइटली लार्ज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। यानी कि थोड़ी सी चेंजिंग जो हो रही है प्राइस के अंदर, उसकी वजह से डिमांड में इनफाइनाइट यानी कि अनमेजरेबल चेंजेस आ रही है, यानी इनमेजरेबल चेंजेस आ रही है। अगर आप अपने ज़हन में कोई ऐसी चीज़ की प्राइस रख लें जो कभी भी सस्ती नहीं होती, अब वो सस्ती होगी तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसको ख़रीदने की कोशिश करेंगे, तब हम लोग उस डिमांड को बिल्कुल मेजर ही नहीं कर पाएंगे। ओके, तो यहाँ पर एक ग्राफ दिया जा रहा है, यानी 6 प्राइस है तो तब भी इनफाइनाइट है, 6 प्राइस दोबारा इनफाइनाइट, यानी प्राइस तो वही रहेगी मगर डिमांड में फ़र्क आ रहा है। प्राइस वही है, डिमांड में फ़र्क आ रहा है। अब वो फ़र्क हम मेजर नहीं कर पा रहे क्योंकि लोगों ने अपनी डिमांड को बेतहाशा बढ़ाया और वो डिमांड कम नहीं हो रही। एक डिमांड की हद होती, डिमांड वहाँ पर हद में ही नहीं आती, डिमांड की लास्ट पॉइंट नहीं है वहाँ पर, तो हम उसको ऐसे क्वांटिटी डिमांड को मेजर ही नहीं कर सकते। यहाँ देखिए प्राइस क्या आ रहा है, स्ट्रेट आ रही है हमारे पास, जबकि डिमांड कुछ भी नहीं है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, इलास्टिक डिमांड यहाँ पर क्या है, इनफाइनाइट है, यानी कि अनमेजरेबल है, ना ख़त्म होने वाली है। मिसाल के तौर पर देखिए ज़रा, प्राइस 6 है, डिवाइडेड बाय 0 कर तो क्या आएगा, इनफाइनाइट ही आएगा। ओके, तो इससे पता चलता है हमारे पास कि क्या होता है, ये इनफाइनाइट होता है हमारे पास, डिमांड की हद हमें पता नहीं होती। अब आते हैं लास्ट जो हमारे पास है, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड सॉरी। इसमें हम पढ़ते हैं कि प्राइस चाहे कितनी ही क्यों ना बढ़ जाए, डिमांड में चेंज होती ही नहीं है। यहाँ पर मिसाल दी जाएगी लग्जरियस कार की, यानी कि वन पर्सन वांट्स टू बाय वन लग्जरी कार, यानी कि एक महंगी गाड़ी है, वो ख़रीदना चाहता है। अब उस गाड़ी की मालिक ने, उस गाड़ी की जो ओनर थे, उन्होंने उस गाड़ी के रेट बढ़ा दिए, मगर वो जो रिच पर्सन है वो उसको ज़रूर खरीदेगा क्योंकि उसको इस रेट बढ़ने से कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, क्योंकि वो उसके पास उतना पैसा था कि वो उसको ख़रीद सके, और इतना पैसा है जिसको वो उसको सँभाल सके। अब उसमें प्राइस जितनी बढ़ जाए कोई फ़र्क तो पड़ता नहीं उसको, क्योंकि उसके पास उतना पैसा है कि वो ख़रीद लेगा। तो ये क्या होता है कि अगर प्राइस जितनी भी चेंज हो जाए, डिमांड में चेंज नहीं आती, ये लग्जरीज के लिए होता है। या अगर देखी जाए, अगर कोई एडिक्ट पर्सन है, यानी कोई नशावर, यानी कि कोई किसी भी नशे का आदी इंसान है, चाहे उसके नशे की कितनी प्राइस बढ़ जाए, उसकी डिमांड वैसे की वैसे रहती, कम नहीं होती। तो तब ये प्राइस इन इलास्टिक, हम उसको कहते हैं प्राइस इन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कि, यानी मिसाल के तौर पर प्राइस 6 है, क्वांटिटी डिमांड 10 ही है, 4 पे 10, 2 पे 10, तो यानी चेंज नहीं हो रही, प्राइस चेंज हो जाए मगर डिमांड चेंज नहीं होती। ओके, तो यहाँ पर हमारा कॉन्सेप्ट था, तकरीबन 5 डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड थी हमारी कॉन्सेप्ट, जो कि हमने अभी पढ़ी है। अच्छा, तो इसके अंदर हमें क्या पढ़ने को मिला कि प्राइस के अंदर जितनी चेंजेस होती है डिमांड में, उसके हिसाब से चेंजेस होती हैं। कभी डिमांड कम बढ़ती है तो कभी डिमांड नहीं बढ़ती, तो कभी डिमांड उसके बराबर बढ़ती है और कभी डिमांड बिल्कुल
अनलिमिटेड पॉइंट्स तक बढ़ती है और कभी डिमांड बिल्कुल बदलती ही नहीं है। हमारे पास प्राइस इलास्टिसिटी वो उसको भी मेजर करने के लिए हमारे पास तकरीबन 4 वो आते हैं, मेथड्स आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे परसेंटेज को, यानी परसेंटेज के हिसाब से हम चेक करेंगे कितनी चेंजेस आई डिमांड के अंदर। तो उसका सारा जुमला हमारे पास क्या है, परसेंटेज चेंज इन अमाउंट डिमांडेड, परसेंटेज चेंज इन प्राइस डिवाइडेड, यानी कि चेंज इन अमाउंट डिमांडेड ओरिजिनल डिमांड को डिवाइड किया जाए चेंज इन प्राइस के साथ। ओरिजिनल डिमांड, ओरिजिनल प्राइस और ओरिजिनल जो प्राइस होता है उसका मतलब होता है जो पहली प्राइस होती है, जो पहली डिमांड होती है। ओके, उसको करने से हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल के यानी कि डिमांड को डिवाइड किया जाए प्राइस के साथ, फिर उसको मल्टीप्लाई किया जाए, फिर आंसर आ जाएगा हमारे पास क्या, परसेंटेज के अंदर आ जाएगा। तो ये हमारे पास परसेंटेज की थी। अब आते हैं हम लोग टोटल आउटले की तरफ। टोटल आउटले में क्या होता है, टोटल आउटले में हमारे पास दरअसल तो टोटल आउटले में हम लोग चेक करते हैं कि एक्सपेंस कितना है और एक्सपेंस के हिसाब से हम बताते हैं कि इलास्टिसिटी कितनी हुई है, इन डिमांड में कितनी इलास्टिसिटी हुई है। ये कॉन्सेप्ट भी हमें प्रोफेसर मार्शल ने दिया है। तो टोटल आउटले में हम एक्सपेंस के तौर पर मालूम करते हैं। तो लीजिए स्टार्ट करते हैं। जब हमारे पास प्राइस 8 थी, डिमांड 3 थी, प्राइस 6 पे आई, डिमांड 4 हुई, 4 पे आई तो 6 पे आ गई। अब खुद चेकिए क्या चेंजेस उतनी ही आ रही है डिमांड में। तो क्या करेंगे, 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, 6 को 4 और 4 को 6 साथ, तो क्या आ रही है 24 आ रही है। यानी कि जितनी चेंजेस हो रही है उतनी हमारे पास रिजल्ट आ रहा है, उतना ही हमारे पास एक्सपेंडिचर आ रहा है। तो इस एक्सपेंडिचर को देखिए तब बराबर है, तो क्या कह सकते हैं हम लोग, इलास्टिसिटी हमारे पास क्या है, इज इक्वल टू 1 है, यानी कि जितनी चेंजेस आपस में बराबर है तो ये इज इक्वल टू 1 आ रही है हमारे पास। अब सेकंड पे चेक करते हैं, सेकंड पे क्या है, प्राइस हमारे पास 8 है, क्वांटिटी डिमांड हमारे पास 4 है। जब 8 मल्टीप्लाई बाई 4 32, 6 मल्टीप्लाई बाई 5 30, 4 मल्टीप्लाई बाई 6 24। अब देखिए कुछ चेंजेस आ रही है, पहले ज़्यादा फिर कम फिर कम। तो यह हो सकता है डिमांड पहले ज़्यादा थी, फिर कम हुई, फिर कम हुई, फिर लास्ट में आ गई। तो क्या अब देखा जा सकता है कि इलास्टिसिटी 1 से कम है, यानी कि उतनी नहीं है जितनी हो सकती थी, तो कम है ये। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये इलास्टिसिटी हमारे पास कम तौर पे आ रही है, कम है हमारे पास। अब आते हैं प्राइस की तरफ। प्राइस में पहले प्राइस 8 थी, क्वांटिटी डिमांड 4 थी और टोटल आउटले हमारे पास 32 आ रही थी। अब देखें 32 कम, 36 ज़्यादा, 40 ज़्यादा। अब देख सकते हैं कि इलास्टिसिटी बढ़ती जा रही है, तो क्या कहेंगे इलास्टिसिटी जो मोर देन 1। ये 3 हमारे पास केसेस होते हैं, इन तीनों के अलावा कोई नहीं होता आउटले के अंदर। यहाँ पर हमारा आउटले ख़त्म हो जाता है, यानी कि एक्सपेंस को देखकर हम लोग पता कराते हैं कि हमारे पास इलास्टिसिटी कितनी ज़्यादा है या कम है। तो हमने पता कराया कि पहले के अंदर हमारे पास इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1 आ रही थी, दूसरे के अंदर हमारे पास लेस देन 1, तीसरे के अंदर मोर देन 1 आ रही थी। इलास्टिसिटी को मालूम करने के लिए हमारे पास जो थर्ड टाइप है, वो थर्ड टाइप हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, या इसको हम कहते हैं ज्योमेट्रिक डिमांड। इसके अंदर हमें क्या करना पड़ता है, लोअर सेगमेंट को डिवाइड करना पड़ता है अपर सेगमेंट के साथ। ये लोअर सेगमेंट और अपर सेगमेंट क्या है, उसके बारे में हम आपको एक डायग्राम के तौर पर समझाएंगे, डायग्राम से बताएंगे अपर सेगमेंट और लोअर। लीजिए आपके पास एक डायग्राम है, डायग्राम से हम पता कराएंगे कि पॉइंट इलास्टिसिटी को किस तरह मालूम करते हैं। देखिए सर, ये पॉइंट है पी, ये पी और इन दोनों के बीच में जितना फासला है वो उतना ही का फासला वहाँ पर भी है, यानी कि यहाँ पर जितना है वहाँ पर भी जितना, यानी कि P इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू ए। यानी यहाँ देख सकते हैं पी बी इज इक्वल टू क्या है, पी ए है। हमारे पास ये मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट क्या होगी, इलास्टिसिटी 1 होगी, यानी कि दोनों के बराबर होगा तो इलास्टिसिटी 1 है। नीचे वाला जो है वो हमारे पास इलास्टिसिटी लेस देन 1 होगी, क्योंकि जितनी प्राइस आ गई वो उतनी उतनी कम उसकी इलास्टिसिटी है। अब बात नहीं, ऊपर की जितनी है वो मोर देन 1 होगी, क्योंकि प्राइस हमारे पास जितनी थी उससे ज़्यादा ही वो हमारे पास किधर ही इलास्टिसिटी दे रही है। यहाँ पर जो इलास्टिसिटी है वो ज़ीरो है, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट ही नहीं हुई। यहाँ पर हमारे पास सर इनफाइनाइट, यहाँ पर पता ही नहीं कितनी आगे और बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, अभी तक पूरा अंदाज़ा ही नहीं कि आगे बढ़नी है कि नहीं है उसने, ओके, प्राइस ने। अच्छा, तो ये क्या हमारे पास पी बी इज इक्वल टू ए, यानी कि क्या आ रहा है 1, तो यहाँ पर हमने कह दिया कि इलास्टिसिटी 1 है हमारे पास। P1 पी बी, यानी कि P1 हमारे पास क्या आ रहा है, P1 बी और P1 ए। तो क्या आ रहा है, ये हमारे पास क्या है, लोअर सेगमेंट P1 बी
और P1A यानी यहाँ से लेकर वहाँ तक क्या आ रहा है, लेस देन 1 आ रहा है, यानी कि यहाँ पर चेंजेस जितनी है वहाँ पर चेंजेस ज़्यादा है। तो क्या हम कह सकते हैं कि हमारे पास क्या है कि ये इससे बड़ा है, यानी कि लेस देन 1 आ रहा है, यानी कि B लेस देन 1। ओके, सेकंड में क्या आ रहा है, P2 इज P2 B और P1 A। अब देख सकते हैं यहाँ पर P2 से लेकर B तक हमारे पास क्या आ रहा है, फासला ज़्यादा है, और हमारे पास क्या होगा, इलास्टिसिटी भी ज़्यादा है। जबकि हमारे पास क्या हम कह सकते हैं, P1 से लेकर PA उसके तक हमारे पास PA तक भी फासला ज़्यादा है। तो हम क्या कहेंगे, दोनों में इलास्टिसिटी ज़्यादा आ रही है, तो हम क्या कह सकते हैं कि इलास्टिसिटी मोर देन 1। तो ये हमारे पास आ गया आउटलाइन मेथड, जिसे हम कहेंगे कि जिसे हम कह सकते हैं कि हमारे पास क्या आ रहा है, इलास्टिसिटी मालूम हो रही है। अच्छा, तो ये आप बताएंगे कैसे कि लोअर सेगमेंट ये था, अपर सेगमेंट ये, दोनों को डिवाइड करेंगे आपस में, हमारे पास आ जाएगा कि ये हमारे पास आएगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के। आप आते हैं हमारे पास फोर्थ पॉइंट पर, आर पॉइंट पर। आर पॉइंट क्या होता है हमारे पास, आर पॉइंट दरअसल हमारे पास एक फोर्थ टाइप होती है इलास्टिसिटी। अब आर क्लासिफिकेशन समझने से पहले बताएंगे कि हमने पॉइंट क्लासिफिकेशन में जो पढ़ा था वो ये था कि हम इसके बारे में बता रहे थे, इसकी इलास्टिसिटी कितनी है, फिर इसके बारे में बताए, फिर इसके बारे में बताई, यानी कि पॉइंट पॉइंट, यानी इन दोनों की पॉइंट की बताई, फिर इन दोनों पॉइंट की बताई, फिर इन दोनों की, फिर इन दोनों की, यानी दो दो पॉइंट की, यानी पॉइंट के हिसाब से हम चले थे, पॉइंट के बारे में हम बता रहे थे कि पॉइंट इलास्टिसिटी इतनी हुई, इतनी हुई, इतनी हुई। आर्क में क्या होता है, आर्क में हम पूरी की पूरी कर्व की पूरी जो हमारे पास गिवन होती है डिमांडेड, वो उसके बारे में हम बताते हैं कि वो कितनी चेंजेस हुई। ये थी कहलाती है हमारे पास आर्क वेलोसिटी। आर्क वेलोसिटी मेजर इलास्टिसिटी एट द मिड पॉइंट बिटवीन द टू सिलेक्टेड पॉइंट्स, यानी कि जो मिड पॉइंट होते हैं उसके हिसाब से हम आर्क इलास्टिसिटी को आर्क सॉरी से प्राइस इलास्टिसिटी को मालूम करते हैं आर्क मेथड से, यानी कि मुकम्मल को मालूम करते हैं, इलास्टिसिटी को मुकम्मल इलास्टिसिटी को मालूम करते हैं आर्क मेथड से। अब आते हैं हम लोग आर क्लासिटी, हम बताएंगे आर क्लासिटी इज अ मेजर ऑफ एवरेज responsiveness to price change exhibited by a demand curve over same infinite stretch of the curve। यानी कि वही बात हो रही है कि पूरी की पूरी एक बड़ी वैल्यू को एक नंबर से हम क्या करेंगे, ज़ाहिर करवाएंगे कि ये इलास्टिसिटी हुई, यानी कि ओरिजिनल डिमांड को डिवाइड करेंगे ओरिजिनल क्वांटिटी से, ओरिजिनल क्वांटिटी माइनस न्यू क्वांटिटी, ओरिजिनल क्वांटिटी प्लस न्यू क्वांटिटी, ओरिजिनल प्राइस माइनस न्यू प्राइस, ओरिजिनल प्राइस प्लस न्यू प्राइस डिवाइडेड बाय, दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, आर क्लासिटी आ जाएगा। तो ये होता है हमारे पास आर क्लासिटी, यानी कि पूरे के पूरे कर्व, यानी पूरे के पूरे जो हमारे पास वो वाली डायग्राम, उसके बारे में बताएगा कि क्या चेंजेस हुई। जबकि हमारे पास जो पहले है वो ये बताता है पॉइंट क्लासिटी, उसने बताया कि सिर्फ इसके अंदर कितनी चेंजेस हुई या उसके इसके अंदर कितनी चेंजेस हुई, यानी वो पॉइंट के हिसाब से बता रहा था, और आर्क पूरे कर्व के हिसाब से बता रहा था। तो यहाँ पर ख़त्म होती है हमारी आज की टॉपिक। इंशाल्लाह मिलते हैं कल की वीडियो में। जो मेजर पॉइंट थे इस चैप्टर के, यानी डिमांड के चैप्टर के, वो हम मुकम्मल कर चुके हैं, पेपर में इनके बारे में आता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड के बारे में। अगले टॉपिक में मिलेंगे कुछ ख़ास और नई वीडियोस के साथ। अगर आपको ये वीडियो समझ आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और आपका कोई भी क्यूरी है तो आप नीचे कमेंट में मेंशन कीजिए, वहाँ पर अपने क्वेश्चन राइट डाउन कीजिए, आपको वहाँ पर वैलिड और अंडरस्टैंडेबल आंसर्स मिलेंगे। अब तक की वीडियो यहाँ ख़त्म होती है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हमें इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।